नमस्कार साथियों, का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की शासन व्यवस्था को समझने में, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को जानने और एक जागरूक नागरिक बनाने में आपकी मदद करता है। साथियों, आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है केवल कि यह सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत में आप रहते हैं, तो आपको अपने अधिकार और कर्तव्य मूलभूत संविधान में जो नियम का कानून दिया गया है, वो आपको पता होने चाहिए। साथियों, अगर इस विषय की उपयोगिता की अगर हम बात करें, तो यह विषय इसलिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है कि यह सिविल सर्विसेज या वनडे या अन्य एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है ये, भारत के नागरिक होने के नाते आपको एक सामान्य जानकारी दी चाहिए। यह आपके लिए ही फ़ायदेमंद। अगर इस विषय की अगर हम बात करें साथियों, तो यह विषय सामान्य अध्ययन के रूप में हम पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे स्टेट पीसीएस हो या वनडे हो या सिविल एग्ज़ाम हो गए। इस एग्ज़ाम में जो इसका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जीएस के सेक्शन में अगर देखा जाए। ऐसा इसलिए कि अगर मान लीजिए इससे 15-16 क्वेश्चंस आते हैं, का रेशियो है का 15 से 16 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, तो वो आप 100% स्कोर कर सकते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए मैं कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा जो है, भारतीय संविधान का दायरा सीमित है। जीएस के सेक्शन में अगर हम देखें, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, हाँ, और फंक्शंस पे, इन्हीं सब सेक्शंस पे हमें काम करना होता है। तो इसका एक कोर सब्जेक्ट अगर हम बात करें इसकी, इसका दायरा सीमित है। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ किस विषय की। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। साथियों, मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूँ। पॉलिटी में हम इंडियन पॉलिटी की बात हम करें, ठीक। इंडियन पॉलिटी साथियों, भारतीय राज्य व्यवस्था। हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले हम ये आपको बता दें कि जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी छात्र पॉलिटी से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, कुछ बेसिक्स बातों को हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स बातें हैं जो हमारे दिमाग में कभी न कभी कंफ्यूज करती हैं। हम बात करते हैं पॉलिटी की। सामान्य अध्ययन के लिए हम पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षाओं के लिए जो हम एग्जाम देते हैं, एक शब्द हमने सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस भी सुनते हैं हम, ठीक। और एक शब्द होगा पॉलिटी, पॉलिटिक्स। तो इन तीनों शब्दों में हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे। कहा पॉलिटी की बात हमने की, दूसरा हम सुनते हैं कि पॉलिटिक्स, तीसरा पॉलिटिकल साइंस, ठीक। एक तो हमने कहा पॉलिटी की बात हम करेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन के लिए, पॉलिटिक्स हैं इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तीसरा पॉलिटिकल साइंस से हैं कभी कभी। चीज़ों में थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो हमें समझने में। अभी हम आप विषय पे आएंगे, कौन सा पॉलिटी के अंदर कौन से विषय पर आज हम चर्चा करेंगे।
की बात हम अभी हम आगे करेंगे आपसे। हमने कहा पॉलिटी की बात हम करेंगे, तो पॉलिटी मतलब इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। साथियों, भारतीय राज व्यवस्था की जब बात की जाए तो किसी भी देश में या भारत में राज व्यवस्था को समझने के लिए या चलाने के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम तीन चीजों को समझते हैं। पहला, देखिए, पहला हम बात करते हैं कानून बनाने वाला। ठीक, भारतीय राज व्यवस्था में हम बात करते हैं पहला, कानून बनाने वाला, मतलब लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की बात करते हैं। दूसरा बात करें हम, कानून लागू कर, कानून लागू करने वाला, लेजिस्लेचर हो गया साथियों। ठीक, कानून लागू करने वाला। तीसरा हम बात करेंगे न्याय करने। ठीक, जुडिशरी। ये हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। ठीक, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हम तीन व्यवस्था को देखते हैं। कानून बनाने वाला, अगर हम केंद्र में देखें, कौन बनाता है कानून? केंद्र में अगर हम देखें, संसद। संसद में लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, राज्य में, राज्य में क्या बना, कौन सी है संस्था राज्य के लिए कानून बनाने के लिए? विधान परिषद। साथियों, विधान परिषद। और दूसरा, विधानमंडल या विधानसभा। ठीक, समझ गए? कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर, केंद्र में संसद बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा हो गया। राज्य में विधान परिषद, विधानसभा या विधानमंडल हो गया। अब देखिए, कानून लागू करने वाला, कानून बनता है तो उसे लागू करने के लिए एग्जीक्यूशन जब होता है, एग्जीक्यूटिव की बात अगर हम करें, केंद्र में अगर हम देखें, केंद्र में, राज्य में। केंद्र में अगर हम देखें, पीएम, प्रधानमंत्री। राज्य में अगर हम देखें, सीएम, चीफ मिनिस्टर। ये राजनैतिक हो गए, ये राजनैतिक कार्यपालिका कहे जाते हैं। राजनैतिक कार्यपालिका, राजनीतिक अगर कार्यपालिका की अगर बात हम करेंगे तो पीएम का नाम आएगा। ठीक, अगर यहीं हम बात करें, राजनैतिक हो गया। प्रशासनिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। कार्यपालिका हमारी कार्यों को जो है एग्जीक्यूशन करता है, उस लागू करवाता है। ठीक, यहाँ पे भी अगर हम बात करें प्रशासनिक तौर पे तो नियम होगा। ठीक, समझ गए? अब बात हम करें अगर न्यायपालिका की, न्याय करने वाले, तो हम जानते हैं न्याय, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय न्याय करता है और उसके सारे डिसीजंस उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को मानना अनिवार्य होता है। ठीक, समझ गए ना हम? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, इसके नीचे फिर हम स्टेट में देखेंगे उच्च न्यायालय होगा।
उच्च न्यायालय फिर जिला न्यायालय। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई आपको। हम पॉलिटी समझ लिए, पॉलिटी क्या है। किसी भी देश की राज व्यवस्था को समझने के लिए हमने तीन व्यवस्थाओं को हमने समझा। भारतीय राज व्यवस्था में हम जो पढ़ेंगे, बात करें पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस में भी हम राजनीति को ही पढ़ते हैं। ठीक, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, इसमें हम राजनीति को ही पढ़ते हैं। ठीक, इसमें राजनीति की ही बात की जाती है, मूल्यों और आदर्शों की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, ये अब सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल पेपर के लिए रखा जाता है। ये हमारा जीएस से कोई मतलब नहीं होता। जीएस के पेपर में से प्रश्न नहीं पूछे जाते। कुछ थिंकर्स भी हमको पढ़ने होते हैं। जीएस से बहुत ज़्यादा डेप्थ चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं, तो हमारे जीएस से मतलब इसका नहीं है। ठीक, बात अगर हम तीसरी बात की हम करें, पॉलिटिक्स की बात हम करें, हमने कहा तीसरा टर्म्स जो हमने कहा पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का मतलब हम समझें दोस्तों कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। ये राजनीति नहीं आप जो व्यवहारिकता रूप में समझते हैं। हम व्यवहारिक रूप में यही समझते हैं ना कि राजनीति को गलत अर्थ में हम समझते हैं कि हमारे साथ राजनीति हो गई या कुछ गलत हो गया, कुछ धोखाधड़ी हो गई, तो कहते हैं हमारे साथ राजनीति हो गई। नहीं दोस्त, राजनीति का मतलब ये नहीं है। राजनीति का मतलब है, पॉलिटिक्स का मतलब है ऐसा विषय जो राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। समझ में आ गया आपको? ऐसा विषय जो राज्य और सरकार का अध्ययन करता है उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। राज करने के लिए, कहने का मतलब ये है कि राज करने के लिए सरकार जो नीतियां अपना रही है वही राजनीति। राज करने का मतलब आप वास्तविक रूप से लोगों के कल्याण की बात अगर आप करें, लोगों के हित में अगर बात करें, तो राज्य सरकारें नागरिकों के रूप में करती हैं, नागरिकों के लिए करती हैं अपने राज्य के। इसकी जहाँ चर्चा की जाए, इसकी जहाँ बात की जाए, वो राजनीति कहलाता है। जैसे कि बात हम करें कि नोटबंदी हो गया, नोटबंदी हो गया। ठीक, और दूसरी चीज हम बात करें अगर, तो आयुष्मान भारत हो गया, आयुष्मान हो गया, योजना हो गया। ठीक, जीएसटी हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये नागरिकों के हित के लिए हैं। ठीक, सरकारें अगर ऐसा कदम उठाती हैं, वो राजनीति कहलाता है। ठीक, ये तीनों चीज आप समझ लिए। अब हम साथियों बात करेंगे, जो हम आज विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विषय की अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के अंदर जो है, पॉलिटी के अंदर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। भारतीय संविधान की बात करेंगे, और उस और डेप्थ पॉइंट में अगर हम जाएंगे, तो आज हम जो जिस बात की चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय की, वो है प्रीएम्बल, प्रस्तावना। देखिए साथियों, हम चर्चा आपसे करने वाले हैं, प्रीएम्बल्स की चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान में हम प्रस्तावना की बात हम करेंगे। देखिए, हम बात अगर करें कि प्रीएम्बल्स की चर्चा करने से पहले हम इसके अगर इतिहास पर अगर हम चर्चा करें, कि सब्जेक्ट, तो अगर हम सीधे अगर हम प्रस्तावना पर अगर हम बात करें, तो सीधे अर्थों को हम समझा देंगे, तो आज ठीक ठीक बात है। लेकिन हम
न इसके बैकग्राउंड को जाने, प्रीएम्बल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे, ओरिजिन, उत्पत्ति पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, आपको किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द या उसका बैकग्राउंड समझ लेना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए चीज़ें हमेशा आपको याद रहेंगी, बनी रहेंगी। अगर आप डायरेक्टली कोई चीज़ पढ़ते हैं और इसके पहले आपने बहुत सारे आप तो पढ़ते चले आ रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन आज तो विषय यहाँ पे जिस तरीके से रखा जाएगा ये प्रीएम्बल्स, आपको उम्मीद है कि आपको एक अच्छे तरीके से, आपको एक कहानी के रूप में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, जो समझने के लिए भी आसान होगा और आपको लंबे समय तक ये विषय याद भी रहेगा। तो इसलिए अभी हम प्रीएम्बल्स के केवल प्रीएम्बल्स पर शब्दों पर अगर हम चर्चा कर दें तो समझ तो जो आ जाएगा आपको, लेकिन वो हमको नहीं लगता कि वो उचित होगा, हमें नहीं लगता कि ये ठीक होगा। इस विषय को समझने के लिए जैसे हम चेन चेन बनती है, समझ रहे हैं, कोई विषय के लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई चेन बनती है। चेन बनाने के लिए क्या होता है, हर एक कड़ी का जुड़ना जरूरी होता है। ठीक, हर एक कड़ी जब जुड़ती है तब एक चेन बनती है। ऐसे आज हम प्रस्तावना की जो चेन है वो हमने तैयार किया है। ये आपको समझने के लिए इसके कुछ कड़ी पर हम चर्चा करेंगे तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम बात करते हैं कि साथियों, जब देश अंग्रेजों के अधीन था, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार यह प्रयास कर रही स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने का। हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने अधिकार के लिए, और लड़ाई में हमने एक जीत भी दर्ज की। कहने का मतलब साथियों, हम लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिल गई भारत को, तो आज़ाद तो हो गए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन असली चुनौती हमारे सामने इसके बाद आई कि कैसे संविधान निर्माण की, एक ऐसे संविधान बनाने की आवश्यकता हमें महसूस, जो हमारे नागरिकों को अधिकार, समान अधिकार दे, न्याय दे, गरिमा का आश्वासन दे। कैसे संविधान निर्माण की आवश्यकता हमें महसूस हुई। साथियों, संविधान निर्माण के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, नेता और राजनीतिक चिंतकों ने, राजनीतिक विचारकों ने एक ऐसे दस्तावेज तैयार किए जो केवल कागज के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहा। साथियों, यह आने वाले भारत के भविष्य की एक नींव जो रखी गई थी, जो रखा उन्होंने, वह संविधान कहलाया। देखिए, अब यहाँ से आपको एक एक कड़ी हम जोड़ते जाएंगे। जो हमने बात किया है संविधान की, ठीक, और हम बात करेंगे अभी संविधान की बात करेंगे, संविधान सभा की बात करेंगे, हम देश प्रस्ताव की बात हम करेंगे। क्या क्या यह संविधान हमने कहा जो न्यू तैयार हुई वो संविधान कहलाया, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। ठीक, संविधान, यही संविधान जो है, संविधान किसी भी देश का जो है सर्वोच्च कानून होता है। यह सरकार के संरचना को तो प्रदर्शित करता है, निर्धारित करता है, साथ ही साथ नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। यह एक लिखित दस्तावेज है
जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है। क्या करता है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेसी की स्थापना करता है, हेल्दी डेमोक्रेसी की स्थापना। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है इसमें सभी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार के रूप में हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त, फंडामेंटल राइट्स। एक जिस प्रियम्बल्स की हम बात कर रहे हैं साथियों, प्रस्तावना की हम चर्चा कर रहे हैं, ये अमेरिका के प्रियम्बल से लिया गया है। अमेरिका के प्रियम्बल से, जहां हमने देखा कि अमेरिका के संविधान की शुरुआत जो है प्रियम्बल से होती है, जहां इसके उद्देश्य और लक्ष्य की चर्चा की गई है। साथियों, देश देश और लक्ष्य की चर्चा की गई है। भारत के प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो अमेरिका के प्रियम्बल से लिया गया, जहां हमने देखा कि अमेरिका के संविधान की शुरुआत देश प्रियम्बल से होती है, जहां उसमें उसके उद्देश्य एम बताए गए हैं, लक्ष्य बताए गए हैं। अगर इसकी हम प्रियम्बल्स की भाषा पे बात हम करें साथियों, इसकी लैंग्वेज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा। साथियों, कुछ हम ट्रिक्स भी चर्चा करते हैं, किताबों से तो हम पढ़ते ही हैं। आपको यहाँ पे बीच बीच में कुछ ट्रिक्स भी हम बताएंगे जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही माइनर थोड़ा सा डिफरेंस होता है सोचने में कि गलत हो जाता है, कि कन्फ्यूजन होता है हमें। तो अगर आपको याद करना हो कि प्रियम्बल्स जो है कहाँ से लिया गया है, इसकी भाषा कहाँ से लिया गया, कन्फ्यूजन अगर हो, एक चीज़ आपने क्लियर कर लीजिएगा आप, कि हमने कहा प्रस्तावना। प्रस्तावना यहाँ पे आ का जो है, आ का उच्चारण हो रहा है, आ। प्रस्तावना, प्र आ का उच्चारण हो रहा है। लिया कहाँ की से लिया गया है? अमेरिका से लिया है, ये आपको याद हो जाएगा। दूसरा, दूसरे आ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हो गया साथियों। ये सा है, ये भाषा, देखिए, ठीक, भाषा। ऑस्ट्रेलिया, सा आ रहा है तो भाषा, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस आ से अमेरिका से लिया गया प्रेम। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी साथियों। हमने क्या कहा कि ये संविधान जो है, संविधान बनकर तैयार हो गया, जो भारत की एक नींव था। ठीक। अब देखिए, हम बात करेंगे, अगर जिस प्रीम्बल्स की हम बात कर रहे हैं साथियों, वो संविधान सभा के फाइनल ड्राफ्ट में सबसे लास्ट में जोड़ा गया। कुछ बात यहाँ पे ये है कि जिस थीम पर आधारित है प्रीम्बल्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, इस थीम पर यह आधारित है। यह संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्तावों में से पहला प्रस्ताव था। ठीक। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में
पहला प्रस्ताव आया था, उन पहले प्रस्ताव में से सबसे पहला प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का था, लेकिन जोड़ा कब गया हमारे फाइनल ड्राफ्ट में, संविधान में सबसे लास्ट में। देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम शब्दों को देख लेते हैं, किन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, हम जिन शब्दों की बात हम करेंगे, एक ऐसा टॉपिक है हमारा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समेटे हुआ है। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना हमारा इतना खूबसूरत है इस कि अगर कोई भी हमारा संविधान ना भी पढ़ा हो, ना भी जानता हो, केवल प्रस्तावना को ही पढ़कर हमारे संविधान के बारे में जान सकता है, हमारे देश के बारे में जान सकता है कि नागरिकों के लिए क्या अधिकार दिया गया, क्या कर्तव्य है, हमारे संविधान का प्रकृति कैसा है, हमारे भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, का उद्देश्य क्या है। साथ ही बहुत खूबसूरत प्रस्तावना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्लास में, हमारे इस वीडियो में। पर तो बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा साथियों, लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। किताब से तो हम पढ़ ही लेंगे, ठीक। हमने चर्चा किया, संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, बात प्रस्तावना की बात हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा में आया। देखिए, हम चर्चा प्रस्तावना कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, हमने संविधान की चर्चा की, उद्देश्य प्रस्ताव की बात की, यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हम करेंगे, ठीक। समाजवादी की बात करेंगे, सोशलिस्ट की बात करेंगे, हम लोकतंत्र की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक की बात हम करेंगे, न्याय की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात हम करेंगे साथियों। अधिनियमित हम बात करेंगे, ये प्रस्तावना के लास्ट में जोड़ा गया अधिनियमित, इनएक्ट, ठीक। संविधान सभा की बात हम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की बात करेंगे, ठीक। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात हम करेंगे, हमारे प्रस्तावना का शब्द है। सॉवरेनिटी की बात हम करेंगे, पंथ निरपेक्ष की बात हम करेंगे, धर्मनिरपेक्ष की बात हम करेंगे साथियों, ठीक। गणराज्य की बात हम करेंगे, रिपब्लिक की बात हम करेंगे, रिपब्लिक दोस्तों, रिपब्लिक, रिपब्लिक की बात करेंगे, स्वतंत्रता की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, लिबर्टी की बात हम करेंगे साथियों, अंगीकृत की बात हम करेंगे, संविधान को हमने अंगीकृत किया है साथियों, ठीक। आत्मार्पित हम बात करेंगे, ठीक, ने अपनी आत्मा को अर्पित कर दिया है संविधान के लिए। तो देखिए, इन सब शब्दों को हम इस प्रस्तावना के माध्यम से हम समझेंगे, लेकिन हमने कहा कि सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड पर अगर हम चर्चा करें तो हमने कहा कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना, इसकी उत्पत्ति ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, देश प्रस्ताव, देश प्रस्ताव साथियों, इसकी उत्पत्ति उद्देश्य प्रस्ताव से हुई, ठीक। यह उद्देश्य प्रस्ताव लाया कहाँ गया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, संविधान सभा में। ये संविधान सभा में लाया गया। इस प्रस्ताव को कौन ले आया, अभी पर आगे चर्चा करेंगे। संविधान सभा की जब बात आती है तो यहाँ पे ये भी समझ लेना जरूरी है, संविधान सभा किसके कहने पर हमने संविधान सभा बना, संविधान सभा का काम क्या है दोस्तों। यहाँ पे साथियों ये चीज समझने की बहुत आवश्यकता है हमको। कुल प्रस्तावना समझ लेने से हमको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा। हमने एक चेन की बात की है, आपको एक चेन बनाना है तो आपको एक एक कड़ी को जोड़ना होगा, बहुत कम समय लगेगा साथियों। संविधान सभा जो है हमने बनाया कैबिनेट मिशन के कहने पर, कैबिनेट
मिशन के कहने पर हमने, ठीक। संविधान सभा का काम क्या था, ये कितने सदस्य थे, अभी हम आप इसके आगे चर्चा करेंगे। हमने कहा कि हम अपने लिए, साथियों ने कहा, संविधान की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमने की। हमने कहा कि हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, के लिए हमने जो नियम कानून बनाए वो संविधान कहलाया। हम अपने देश को कैसे चलाएंगे, के लिए हमने जो नियम बनाए, सर्वोच्च कानून बनाए, वो संविधान कहलाया, सर्वोच्च कानून। सर्वोच्च कानून हमने जो बनाया वो संविधान कहलाया। और इस संविधान बनाने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, हमारा उद्देश्य क्या था, ये कहलाया उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए ये कहा गया कि हम अपने संविधान को किस लिए बना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य प्रस्ताव कहलाया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव कहाँ ले आया गया, संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ले आया गया। ठीक है। इसके संविधान को बनाने के लिए हमारे उद्देश्य क्या है, इसका जो बताया गया देश, वो उद्देश्य प्रस्ताव कहलाया, जो बाद में प्रस्तावना कहलाया। यही उद्देश्य प्रस्ताव साथियों प्रस्तावना कहलाया, हमारा प्रीएम्बल्स कहलाया। ठीक, समझ में आ गया कि ये संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो लाया गया उद्देश्य, कि हम संविधान बनाने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या, मंशा क्या है, वही प्रस्ताव था। और बाद में ये प्रस्तावना कहला, जैसा कि हमने अभी चर्चा पीछे किया है, या जुड़ा तो फाइनल ड्राफ्ट में पीछे गया, लेकिन इस संविधान सभा में सबसे पहले प्रस्ताव में से पहला प्रस्ताव। ठीक, ये चीजें क्लियर हो गई साथियों। तो हम अब यहाँ पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसके इतिहास पर जाने से पहले हम ये देखेंगे प्रस्तावना की। संविधान सभा पर हम चर्चा करेंगे, संविधान पर। हमने कहा कि जब देश गुलाम था, अधीन था अंग्रेजों के, अतः द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1945 में, जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे, ऐसा नहीं था कि कोल क्रांति के बल पर ही अंग्रेजों को यहाँ से भगाया गया। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि द्वितीय विश्व के शक्तिशाली देश काफी कमजोर हो गए थे। ब्रिटेन भी शामिल था द्वितीय विश्व युद्ध। जब यहाँ से अंग्रेज जाने लगे, अब अंग्रेजों को लगा कि हम भारत को अधिक समय तक, भारत को अपने अधीन नहीं रख सकते हैं, तो अंग्रेजों ने सुझाव दिया संविधान बनाने के लिए आप संविधान सभा का गठन करिए। समझ में आ गया साथियों, ये संविधान सभा को हमने बताया भी कि किसके कहने पर हमने संविधान सभा बनाया, अंग्रेजों के कहने पर हमने संविधान सभा बनाया। संविधान सभा क्या है, अभी चर्चा करेंगे इस पर 2 मिनट का। साथियों, ये संविधान सभा उस समय 2 काम कर रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरा जब तक
संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक आज की संसद की तरह काम कर रही थी वह व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को देखना। हम चर्चा करें अगर साथियों, ने समझ लिया कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर हमने बनाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बनते हैं। कि भारत उनका उपनिवेश देश है, तो भारत की समस्या को सुलझाना उनका एक दायित्व भी है। उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी समझ चलिएगा आप। उन्होंने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेजा मार्च 1946 में, और कहा कि आप जाइए देश की समस्या को, भारत की समस्या आइए। 3 सदस्य कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री आए थे, संविधान सभा में थे। साथियों यहाँ पर हम आपको चर्चा की बात करना चाहेंगे कि पहले थे क्रिप्स, ठीक, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, साथियों तीसरे लॉरेंस। तो 3 को याद करने के लिए पूछा जाता है कभी, अध्यक्ष कौन? लॉरेंस थे। इस कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो लॉरेंस थे। तो हम याद करते हैं कार्ल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। ठीक, पहला चीज क्लियर हो गया। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्ल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक, ये संविधान सभा ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे जो यहाँ पे आए थे भारत में। उस समय यहाँ पर 2 पार्टियां थी, कांग्रेस था, दूसरा मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस में आपके नेहरू हो, गांधी जी हो गए, लियाकत अली हो गए, मौलाना आज़ाद हो गए। मुस्लिम लीग में लियाकत अली थे, जिन्ना थे। मुस्लिम लीग में लियाकत अली और जिन्ना थे। तो कैबिनेट मिशन दोनों पार्टियों से बात करती है, अलग अलग दोनों पार्टियों से बात करती है कि मुस्लिम लीग का ना पहले से ही मांग कर रहे थे अलग पाकिस्तान की, भारत विभाजन की बात कर रहे थे, और और कांग्रेस जो इसका विरोध कर रही थी। बाद में कैबिनेट मिशन ने भी भारत विभाजन खारिज किया कि भारत विभाजन की बात करना उचित नहीं है। कैबिनेट मिशन ने भी खारिज कर दिया। बाद में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, में कांग्रेस को अधिक सीटें मिलती हैं और मुस्लिम लीग को मात्र 25% सीटें मिलती हैं। इतनी कम सीटों के साथ जिन्ना को लगा कि हमारा जो भारत विभाजन की बात हम कर रहे हैं, पाकिस्तान की अलग मांग हम कर रहे हैं, पूरा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कैबिनेट संविधान सभा को जो विधान सभा में नहीं आए, तो चुनाव हुआ, विधान सभा को खारिज कर दिया, नहीं है। बाद में लॉर्ड वावेल के कहने पर जो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आमंत्रित, सरकार बनाने बाद में प्रधान जवाहरलाल नेहरू, फिर बाद में वावेल के कहने पर शामिल होते हैं संविधान सभा में। लेकिन जब शामिल होते हैं उसके बाद कांग्रेस के हर प्रस्ताव का विरोध ही करते हैं। ये का मकसद ही था विरोध करना।
कि हमारा तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बाद में फिर माउंटबेटन योजना आती 3 जून 1945 को, वो अलग विषय हो जाएगा, यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा, ये अलग टॉपिक है ये। यहाँ समझ लिया कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन जो आई थी संविधान सभा बनाने के लिए में। अब देखिए, संविधान सभा बात तो हमने की। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी, संविधान सभा जो थी, संविधान लिखने चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा थी, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा थी, संविधान लिखने का काम की थी संविधान सभा, चुने गए जनप्रतिनिधि सभा थी, चुने गए जनप्रतिनिधियों जो सभा थी, संविधान लिखने का काम की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम की थी। संविधान लिखने का जो काम की थी उसे विधानसभा कहते हैं। साथियों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की अगर हम बात करें तो 89 सदस्य, 292 सदस्य प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रांत वाले थे, प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रांत वाले थे। ठीक, 93 सदस्य देसी रियासतें, 4 चीफ कमिश्नरी थी। ठीक, बस जल्दी से हम देख लेते हैं। 389 पूरे सदस्य संविधान सभा में थे, 292 प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रांत वाले, 93 देशी रियासतें, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। चीफ कमिश्नरी प्रांत पूछा जाता है कभी कभी कौन कौन से थे। पहला अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, आज का कर्नाटक, और चौथा दिल्ली। तो साथियों, एक याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ए से अजमेर, बलूचिस्तान, सी ए बी सी डी। साथ में हम आपको कुछ ट्रिक्स भी बताते चल रहे हैं जिससे आपको आसान हो जाए ये चीज़ याद करने में। चीफ कमिश्नरी का मतलब उस समय के जैसे आज का हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, वैसे चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन वाले प्रांत क्या थे? यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले कंपनी का शासन था भारत पे, बाद में महारानी क्राउन का शासन आया, क्राउन के अधीन हुआ। ठीक, ब्रिटेन के महारानी, तो ये सीधे अंग्रेजों के अधीन था। देशी रियासतें ये थी, देखिए इनका चुनाव हुआ था, महत्वपूर्ण बात, इनका चुनाव हुआ था, चुन के इलेक्टेड, ये चुन के आए थे। इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनका देशी रियासतें मनोनयन हुआ था संविधान सभा के लिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, कभी आप पढ़ेंगे आपके लिए टॉपिक में, बहुत ही थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे तो बात समझेंगे। देशी रियासतें थी, वहां पर इनका मनोनयन हुआ था। मान लिएगा जैसे जैसे कि 10 लाख की जनसंख्या में एक व्यक्ति का चुनाव हुआ था जो संविधान सभा में आए थे, 10 लाख की जनसंख्या पर। ध्यान दीजिएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। ठीक, इनका चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रांत वाले का, देशी रियासतों का मनोनयन हुआ था। ठीक, 389 पूरे सदस्य थे, चीफ 4 चीफ कमिश्नरी थे। क्या देशी रियासतें, जब भारत उस समय आजाद, भारत जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो 2 प्रांत थे साथियों। एक तो पहला ब्रिटिश शासित प्रत्यक्ष शासन वाला, देशी रियासतें जहाँ राजा महाराजा शासन करते थे। यहाँ पर प्रत्यक्ष तो नहीं था शासन का, लेकिन ये तो राजा की रियासतें थी,
ये जो है किसानों से अब वसूल कर टैक्स वगैरह ये देते थे, अंग्रेजों को ही देते थे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन हाँ प्रत्यक्ष शासन था। एक अधिपत्य के रूप में बैठा दिए गए थे कि आप सर आप अपना संभालिए, लेकिन आप हमारे ही अधीन है, अंग्रेजों के अधीन है। समझ में आ गया ये साथियों? 10 लाख की जनसंख्या पर ये चुना हुआ था, हमने समझ लिया। तो हम बात करेंगे, आप समझ गए होंगे, हमने चर्चा की आपसे कि हमने संविधान की चर्चा कर ली आपसे, संविधान सभा की हमने चर्चा कर ली, उद्देश्य प्रस्ताव की हमने बात कर ली। ठीक, और हमने क्या कहा? ठीक, हमने चर्चा कर ली, प्रस्तावना की भी चर्चा कर ली। प्रस्तावना क्या है? यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना कहलाया, प्रेम बस कहलाया। ठीक, अब देखिए हम बात करेंगे, अब देखिए बात करेंगे प्रेम बस पर। साथियों अब हमें समझ में आएगा ये अच्छी तरीके से। देखिए हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो देखिए प्रस्तावना की शुरुआत जो होती है, हम भारत के प्रस्तावना को हम जो है यहाँ पर कुछ फैक्ट्स इसके देखें। फैक्ट्स की अगर हम चर्चा करें साथियों, प्रस्तावना को जो है देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना को देशिका भी कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। परिचय पत्र भी कहते हैं। प्रस्तावना में भारत जो है 2 बार आया है, यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है। भारत के नागरिकों के लिए है। अभी तक केवल प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है, 1973 में। हमने कहा ना कि आपका ये जो प्रस्तावना देख रहे हैं ना, इसमें हमारे संविधान का एक दर्पण कह लीजिए, एक 4 तत्व निकालकर संविधान का जो है ये जिसे पूरा संविधान है का एक 4 तत्व निकाल दिया गया है। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। इस पर पहले इसको संविधान का भाग माना ही नहीं जाता था। 1973 के पहले संविधान का भाग माना ही नहीं जाता था साथियों। ठीक, मैंने कहा कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में केवल 1 बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना। देखिए यहाँ पर एक रस्म देखते हैं 42वें अमेंडमेंट में। 42वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जो एग्जाम में पूछ लेता है कि 44वें संविधान संशोधन बात अगर हम करें तो 44वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वो कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक, साथियों 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वें संविधान संशोधन की बात अगर हम करेंगे वो हुआ था 1978 में। ठीक, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इस 42वें संविधान संशोधन को 4 और 2 को हम जोड़ लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 1976 में हुआ था। इससे आप चीज़ें क्लियर रहेंगी। प्रेम्बल को ही पूछा जाएगा प्रेम्बल्स की कब हुआ था संशोधन, तो 1976। 4 और 2 को जोड़ लेंगे 42वें संविधान संशोधन, तो हमको ये लास्ट में 6 मिल जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 1976 में हुआ था। 4 + 4 अगर हम कर लेंगे यहाँ पे साथियों तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, 44वें संविधान संशोधन
1978 में हुआ था। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, इससे कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कहा कि संविधान सभा में केवल अभी एक बार संशोधन हुआ है, ठीक। अब देखिए, इसकी बात अगर हम करें, हमने कहा कि संविधान सभा में प्रस्तावना के लिए जो है, इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई है? हम भारत के लोगों से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक। कहने का मतलब है साथियों, हम भारत के लोग, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम भारत के लोगों का कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक बात और हम चर्चा करें कि जब प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को ले आया गया था, पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1945 को पारित हुआ था, ठीक। ये समझ में आ गया। और देखिए, बात हम करें अपने संविधान में, लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, भारत में लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम भारत के लोग, जब हम 200 साल के गुलाम, 200 साल अधीन थे अंग्रेजों के, पहले राजतंत्र में भी लोगों का महत्व कम था, महत्व नहीं दिया जाता था, लोगों का महत्व थोड़ी था। राजा महाराजा पहले किसी भी सामान दंड के लिए मृत्युदंड भी दे देते थे, ये ऊपर था जो है, कई बहुत बड़े अपराध के लिए क्षमा भी कर सकते थे। हाँ, लोगों को महत्व नहीं। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो संविधान सभा को लिखने वाले लोग हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट मान रहे हैं कि हम यहाँ पे भारत के हैं। तो यहाँ पे भारत के लोग, सर्वोच्च जो है शक्ति भारत के लोगों को दी गई है। कहने का मतलब हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, सॉवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात अगर हम करें साथियों, हम कहाँ पे लिखा हुआ है ये? यहाँ पे हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, अपने नीति निर्माण के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, ठीक। यहाँ पे हम कहेंगे पूरी नीति निर्माण के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जब हम आज़ाद हो गए, तो हमारे आंतरिक और बाहरी, भारत के आंतरिक जो है, आंतरिक बाहरी निर्णय लेने के लिए हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं साथियों। हमें कोई दबाव नहीं है, हम अपनी नीतियाँ कैसे बनाएंगे, किसके साथ व्यापार करेंगे, किस देश के साथ हम अपना अच्छा व्यापार करेंगे, किसके साथ हमको संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, हम पूरी तरह स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कोई दबाव नहीं डाल सकती। तो संपूर्ण पशु संपन्न का मतलब आप समझ गए, पूरी तरह से हम अपने नीति निर्माण के लिए स्वतंत्र हैं, हमें कोई दबाव नहीं है। दूसरा बात करें साथियों, समाजवादी, सोशलिस्ट की बात करें, ठीक। सोशलिस्ट की अगर हम बात करें साथियों, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज ये है कि समाजवादी समाजवादी की अगर हम बात करें साथियों, ये समाजवादी जो शब्द की अगर हम बात करें, सबसे पहले चर्चा करेंगे चार्ल्स की विचारधारा पे है आधारित, ठीक। समाजवादी जो है शब्द चार्ल्स की विचारधारा पे आधारित है, ये समाजवादी, ये सब सोशलिस्ट, ठीक। चार्ल्स की विचारधारा क्या है? देखिए, समाजवादी एक अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, इन दोनों में अंतर दिखाया गया है, ठीक। समाज में चार्ल्स के लिए अमीर वर्ग की बात की गई, गरीब वर्ग की बात की गई, लेकिन हमारे यहाँ क्या है साथियों, यह शब्द जो है, समाजवादी जो शब्द लिया गया है, हमारे संविधान में नहीं था ये। अभी हमने कहा कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, वो भी आगे चर्चा करेंगे अभी। समाजवादी हमारे यहाँ शब्द का क्या मतलब है जानते हैं? कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात की गई, भाईचारे की बात की गई। ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि अमीर वर्ग गरीब वर्ग, दोनों में अंतर नहीं किया किया गया, दोनों को साथ लेकर चलने की बात की गई है। वो समाजवादी, हमारे यहाँ समाजवादी मतलब भाईचारे की बात की गई। हमने कहा कि समाजवादी जो है शब्द जो है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, तो उस संशोधन के माध्यम से जो है
तीन शब्दों को जोड़ा गया। देखिए समाजवादी, आपको दिख रहा होगा साथियों, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द जो है 1942वें संविधान संशोधन 73 में जोड़े गए थे। ठीक, हम समझ गए समाजवादी का मतलब भाईचारे की बात की गई। पंथ निरपेक्ष की बात की गई साथियों। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई धर्म नहीं है साथियों। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, सब धर्म के लिए बराबर भाव रखता है। ये पंथ निरपेक्ष की बात अगर हम करेंगे, सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार करता है, कोई भारत का धर्म नहीं है। ऐसा इसलिए कि अपने धर्म का, क्योंकि भारत में कोई भी धर्म एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है कि जब कोई जो नहीं जाएगा कोई धर्म। ठीक, अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। ठीक, अपने धर्म का, अपनी भाषा बोलने का, विकास करने का, अपने आप को खुले में व्यक्त करने की। ठीक, तो इसलिए भारत का कोई धर्म, भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है साथियों, बात याद रखिएगा। तो भारत का कोई धर्म ही नहीं है, कैसे हम हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं? भारत पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान भाव से देखता है। संविधान ने कितना क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, संविधान कैसे सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है एकदम। कोई भी डाउट नहीं है हमारे संविधान में, कोई भी पढ़कर समझ सकता है। हमने जैसे बताया था कि केवल प्रस्तावना को पढ़कर ये समझा जा सकता है कि हमारा संविधान कैसा है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमने समझा, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, हमने कहा डेमोक्रेटिक की बात हम करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र लिंकन का एक कोट है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया शासन लोक कहलाता है। लेकिन साथियों, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत जो किसके पास है, पावर लोगों के पास है। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो है, के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं, फिर नीतियाँ बनाते हैं। लेकिन वोट देने का अधिकार तो लोकतंत्र में सभी को, चाहे उसकी जाति धर्म लिंग हो। ठीक, लोकतंत्र यहाँ पे दो हम समझेंगे। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। साथियों, अभी तक आपने सुना होगा कि लोकतंत्र की गोल चर्चा आपने सुनी होगी। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है लोकतंत्र, इसमें जनता सीधे नियम कानून अपने लिए बनाती है। जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ सीधे जनता अपने लिए नियम कानून बनाए, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जैसे भारत में ग्राम पंचायत। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में इतनी बड़ी आबादी, यहाँ संभव नहीं है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत जो है, यहाँ पर नीतियाँ बनती हैं, बनाई जाती हैं, जनता चुनकर भेजती है। केंद्र सरकार, केंद्र सेंट्रल में अगर हम बात करें तो संसद के लिए, लोकसभा के लिए सांसद चुनकर। राज्य की अगर हम बात करें तो विधानसभा के लिए विधायक चुनकर भेजती है। ये जो प्रतिनिधि जाते हैं, जनता ये मान लेती है कि ये जो हम चुनकर भेजे हैं, ये हमारे लिए नीतियाँ कानून अच्छे ही बनाए। ठीक, जनता का एक ताकत है जो है लोकतंत्र में, जनता जो है सर्वोपरि होती है। और वैसे ही भारत प्रस्तावना में लोगों का महत्व दिया गया है। संविधान में सबसे पहले कमी हमको बहुत ज़्यादा थी, जो है लोगों का महत्व नहीं था, पहले की बात की गई है। हमने कहा कि डेमोक्रेसी की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है साथियों, ये समझ लिया। गणतंत्र, गण राज्य की बात की गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, बहुत संपन्न, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गण राज्य
गणराज्य मतलब रिपब्लिक की बात की गई है। रिपब्लिक, यहाँ पर गणराज्य जोड़ने का यह मतलब है, सब ये क्लियर कर देना कि भारत जो है, यहाँ पर राजशाही और ये राजतंत्र ब्रिटेन की तरह राजशाही और साथ साथ नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो होगा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आएगा। किसी राजघराना या वंशानुगत नहीं होगा, वंश नहीं होगा यहाँ पे, वंशानुगत कोई पद नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, 5 साल के लिए चुन कर आएगा, फिर 5 साल के लिए का चुनाव होगा, दोबारा भी आ सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा भारत का पद होगा, वो भी जो है वंशानुगत नहीं होगा, चुनकर आएगा। ठीक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए सबसे पहले न्याय की बात की गई है। अब हम यहाँ पे समझते हैं, न्याय की बात हम करते हैं। पहले हम समझ लें यहाँ पे न्याय, न्याय कितने प्रकार का है? एक 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार की। कभी पूछा जाता है, कभी न्याय कितने प्रकार का, क्रम पूछ लिया जाता है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, और जो है भ्रातृत्व प्रकार का है, बंधुत्व प्रकार का है ना। हमने कहा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सबसे पहले न्याय, न्याय की अगर हम बात करें तो सामाजिक बात करें, सामाजिक, सोशल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखिए सामाजिक न्याय की बात की गई है इसमें। सबसे पहले पहले जानते हैं कि समाज में सभी बराबर महत्व नहीं दिया जाता था। अगर दिया जाता तो ये लिखने की आवश्यकता ही क्या थी? अंग्रेज हों उसके पहले हमने चर्चा जैसे किया कि समाज में राजतंत्र था 200 साल के पहले अंग्रेजों का, उसके पहले राजतंत्र। तो यहाँ पे लोगों का महत्व नहीं दिया गया था, लोगों, समाज में सभी को समान बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय देंगे। न्याय कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार के। पहले, सबसे पहले सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समाज में सभी को साथ लेके चलने की बात की गई। कोई भी समाज का पिछड़ा व्यक्ति होगा, वो भी जो है समाज के अगड़े व्यक्ति से, हैं, कोई अंतर नहीं होगा, साथ लेने चलने की बात की गई। आर्थिक की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, आर्थिक न्याय की बात करें, तो हमारे ये आर्टिकल, अनुच्छेद, साथियों, आर्टिकल 40 में, छेद 40 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा, वो आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण न होने दे। कहने का मतलब ये है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि आर्थिक गतिविधियां जो है सबके लिए समान हो, उपलब्ध हो, सबके लिए समान हो, किसी के लिए कोई भेदभाव ना हो, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 में अगर हम बात करें, देखिए ये हमारा, ये हम बात करेंगे क्या होता है मौलिक कर्तव्य, क्या होता है राज्य के तत्व क्या है, ये अलग टॉपिक होगा। हम अनुच्छेद 39 में हमने कहा कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण होने से ये राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 38 में, छेद 38 में, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तीनों चीजों को जो है, तीनों न्याय को, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे। आर्टिकल 38 में ये कहा गया है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो तीनों चीजों का, तीनों न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तीनों के न्याय को जो है सुरक्षित करे। अब हम बात करेंगे साथियों, राजनीतिक न्याय की हमने बात की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात हम करेंगे। स्वतंत्रता, लिबर्टी की हम बात करेंगे। स्वतंत्रता देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। ठीक, हमने सबसे पहले किस
की बात की गई है, विचार और अभिव्यक्ति की बात की गई। इसकी बात की गई है स्वतंत्रता में सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई, थॉट्स की विचार की गई है। अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन की बात की गई, विश्वास बिलीफ की बात की गई, धर्म फेथ की बात की गई, वर्शिप उपासना की बात की गई। सबसे पहले विचार में हम कोई भी विचार अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें तो यह आर्टिकल इसमें अनुच्छेद 19 में भी विचार अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें, आर्टिकल अनुच्छेद 19 में हमारा मौलिक अधिकार है, हम कुछ सकते हैं, अपनी वैचारिक और सैद्धांतिक व्यक्त कर सकते हैं, सोचने की स्वतंत्रता है, व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति मतलब चाहे मौखिक या हाव भाव से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक, ये स्वतंत्रता हमको दी गई हो। आर्टिकल मौलिक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार भी है। फंडामेंटल राइट्स पर आगे चर्चा करेंगे, अलग चैप्टर है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, साथियों ये हमारा भी मौलिक अधिकार है, इसमें भी आता है हमारा ये आर्टिकल 25। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है हम विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता को हम देखते हैं कि हम कोई भी विश्वास, किसी भी फेथ कर सकते हैं, किसी धर्म को मानने के लिए हम एक धर्म, जैसे हमने कहा कि धर्म मानने के लिए हम बाध्य नहीं है, तो कोई भी धर्म हमारे लिए एक जैसा नहीं है। हम विश्वास कर सकते हैं किसी भी धर्म को, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हम किसी भी उपासना, किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, उपासना की अगर हम बात करें, ठीक, ये सब सारी चीज़ों की स्वतंत्रता हमें दिया गया है। ये हम अपने मौलिक अधिकार में भी इसको हम देखते हैं। अब हम बात करें कि समानता की बात करें, समता की बात करें, समानता। देखिए समता और समानता की अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ अंतर देख लेते हैं हम। इक्वलिटी में समता और इक्वलिटी, समानता देखिए, समता कहता है कि जहाँ ज्यादा आवश्यक हो, जिसे ज्यादा जरूरी हो, उससे मिलना चाहिए। पहले 10 रोटी है मान लीजिए, किसी को पहले 4 की आवश्यकता है, के बाद 1 हो गया, एक 5 लोगों में ठीक 2 हो गया। कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति को अगर ज्यादा आवश्यकता है तो पहले व्यक्ति से उसको ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक, 10 रोटी अगर है, ये क्या हो गया, पहले को 4 दिया, तो जरूरत एक ही क्यों है, तो हम एक ही दिए। ठीक, यहाँ पर एक, अगला, अगले को तीसरे को 2, चौथे को 2, फिर पांचवें को 1। ठीक, 10 रोटी अगर हम उदाहरण दें, अगर हम तो 10 में 4 पहले को आवश्यकता ज़्यादा है तो 4 इसको दिया जाएगा, अगले को 1 आवश्यकता तो 1 2। लेकिन समानता की बात करते हैं तो हम 5 लोगों में 2 रोटियां। ठीक, ये हो गया समानता, इक्वलिटी। समानता की अब बात हम प्रतिष्ठा और अवसर की चर्चा की गई। यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की चर्चा की गई, मतलब सभी को समाज में समान रूप से किसी की योग्यता के अनुसार उसको जो है अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भेदभाव हो, जो है समानता होना चाहिए। सभी को जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी, समान अवसर उसके प्रतिभा के को देखते हुए जो है उसको अवसर जो है मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर किया गया है, तो अवसर की बात हम की गई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक, क्षमता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और प्रतिष्ठा में जैसे कि हम देखते हैं कि आर्टिकल 18 में अगर हम बात हम करें, क्या है आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 हमारा कहता है कि 14 से 18 हमारा क्या है, समानता की बात की गई। समानता की बात हमारा मौलिक अधिकार में बात की गई, 10-18। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई। आर्टिकल 18 में वादियों का अंत कर दिया गया है। वादियों का अंत कर दिया गया मतलब पहले अंग्रेजी के समय में वादियाँ दी जाती थी काम के लिए,
अंग्रेज जो है विशेष अपने भारतीयों को आपस में मिलाने के लिए, अपने तरफ मिलाने के लिए समाज से अलग एक उपाधि देते थे, ये विशेष व्यक्ति है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उपाधियों का अंत कर दिया गया, सब समान है, तो समान अवसर मिलने चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखिए गरिमा की बात की गई, गरिमा की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा आर्टिकल 21 में, हमारा मौलिक अधिकार है, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। ठीक, आर्टिकल 21 में उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सभी को अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य भी है। देखिए, हमने कहा संविधान अधिकार भी देता है, तो मौलिक कर्तव्य भी हमारे तय करता है। ये राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक, राष्ट्र की एकता को बनाए रखिए, इसकी अखंडता को सुरक्षित करें, सब भाईचारे, सब मिलजुल कर साथ में रहें। ठीक, सबका समान विकास हो, सब ये सब बहुत ही अच्छा शब्द है, मतलब कि सब इसमें सब चर्चा कर दी गई। ठीक, उसके बाद अखंडता निश्चित कराने वाली बंधुता, देखिए बंधुता की बात की गई। बंधुता, बंधुत्व मतलब भातृत्व, बंधुता की बात की गई, हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। भाईचारा की बात की गई, बंधुत्वता जो है पांचवा मौलिक कर्तव्य है हमारा, पांचवा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक, बंधुता, भातृत्व। ठीक, यहाँ बंधुता हमने नहीं लिखा था, बंधुता। तो बंधुता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, बंधुता मतलब हमने समझा कि भाईचारे आना, सब भाई किसी भी धर्म जाति का हो, सब हम लोग एक रहेंगे, साथ में रहेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे। ठीक, बंधुता की भावना ये है, बंधुता की बात की गई। हमने चर्चा किया कि अब देखिए यहाँ पे अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 और 1950 ईस्वी अच्छा निकोयता द्वारा संविधान को अंगीकृत की बात की गई। ठीक, एडॉप्ट की बात की गई, एडॉप्ट, अधिनियमित, इनेक्ट, आवश्यक, आत्मार्पित की बात की गई। हमने लास्ट में क्या कहा है, हम संविधान को जो है एडॉप्ट, अंगीकृत का मतलब हमने क्या कहा, मान लिया है, अपने एडॉप्ट कर लिया है, किसी संविधान को जो है एडॉप्ट कर लिया है, हमने मान लिया है, हमने अपना लिया है। कहने का मतलब ये है कि हम आज से को अपने अपने को मान लेते हैं। ठीक, अंगीकृत हो गया, अधिनियमित हो गया, अधिनियमित इनेक्ट हो गया, हम इसके इनेक्ट का मतलब होता है हम इसके अधीन हैं साथियों। ये जो लागू हो रहा है संविधान, ये हर नागरिक, हम नागरिकों, हम इसके अधीन है, हम नागरिक जो इसके अधीन है पूरी तरह से। हमने इसको मान लिया है, ये हमारे ऊपर हावी है, हम इसके अनुसार चलेंगे, ना कि हम इसके ऊपर चलेंगे। ठीक, आत्मार्पित, देखिए अब पहले ये होता, आत्मार्पित को हम समझे कि पहले हमने कहा कि हम अर्पित कर देते हैं, होता कि हमने आत्मार्पित कर दिया, हमने आत्मा को भी अर्पित कर दिया साथियों, संविधान के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। देखिए यहाँ पे चर्चा की गई, हम अपनी संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 मिति मार्ची, देखिए संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था, हल्का सा करते हैं, ये ना तो वाद योग्य है, ना ही इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो प्रस्तावना की, हमने कहा कि प्रस्तावना में अभी चर्चा किया था कि 1976 में जो है, तो 76 में पहली बार संशोधन किया गया था। 1973 के पहले इस प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता था, क्योंकि 1960 में बेरूबारी संघवाद आया था। 3 केसेस थे प्रस्तावना, हम देखते हैं 1960 में बेरूबारी केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, और 1973 में साथियों अपने निर्णय को जो है परिवर्तित करते हुए यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती बनाम 13 बाद में 1973 में
केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बेरोबारी में जो निर्णय दिया था कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बाद अपने इस निर्णय को परिवर्तित करते हुए कहा कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर ढांचे में कोई परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। सबसे पहले 1973 में मूल ढांचे की बात की गई। ढांचे का एक रूप सामने आया जो है ढांचा, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर तय छोड़ दिया गया कि यह तय करेगी संविधान का कौन सा पार्ट है, संविधान का कौन सा पार्ट ढांचा है, कौन सा नहीं है। ठीक, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, 1973 में मान लिया गया, संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर, जैसे संविधान की सर्वोच्चता हो गया, पदनिरपेक्षता हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गई, ये सब मूल ढांचा है, संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा केस जो आया 1995 में, तीसरा जो आया था 1995 में साथियों, ये था एलआईसी बनाम इंडियावाद। एलआईसी बनाम इंडियावाद। इसमें जो है संविधान को फिर दोबारा जो है माना गया, इसका भाग है। हमने अब देखिए आगे चर्चा करें कि संविधान जो है बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1950 को। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक मात्र हम देखते हैं कि लाहौर जब हम अंग्रेजों के अधीन थे 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में साथियों हमने यह तय किया कांग्रेस ने कि हम अगले साल जो है 1930 से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 1930 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि 1930 में हम अधीन तो हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन स्वतंत्र हम हुए 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। इसकी महत्ता कम न हो, 26 जनवरी की महत्ता कम न हो, संविधान बनकर तैयार होने के बाद भी 1949 में 26 नवंबर 1949 में हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक, गणतंत्र दिवस मनाने 15 अगस्त को हम आजाद किए हैं, 26 नवंबर को हम जो है विधि दिवस के रूप में। साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक कहानी के रूप में हम लोगों ने समझा, उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरीके से